हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह परमार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 6 दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, यानी वो एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये दो टाइप के दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है। पहला है ग्रुप 1, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आता है, और इन्हें कलेक्टिवली एल्काली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है वो एल्काली नेचर के होते हैं। वहीं ग्रुप 2 की बात कर ले तो उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है बेरिलियम। उसके अलावा जो भी सारे कॉमनली इनको नॉन जानते हैं हम एल्काली अर्थ मेटल के नाम से, बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है वो एल्काली नेचर के होते हैं। वहीं इनके जो मेटल ऑक्साइड्स है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब फ्रांसियम की बात कर लेते हैं। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो NS1 होता है एल्काली मेटल्स का, वही NS2 होता है एल्काली अर्थ मेटल का। अब बात आ जाती है लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। देखिए, लिथियम मैग्नीशियम से कुछ सिमिलरिटी शो करता है, वहीं बेरिलियम एल्यूमिनियम से शो करेगा, और ऐसे रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा गया। ये अराइज क्यों होती है डायगोनल रिलेशनशिप? तो उसका कारण होता है सिमिलरिटीज इन आयनिक साइजेस और चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ एलिमेंट। वहीं हम बात कर लेते हैं जैसे मोनोवेलेंट सोडियम है, मोनोवेलेंट पोटेशियम आयन है, या डाइवेलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की बात करते हैं तो इनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में यूज होता है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस या नर्व इम्पल्स कंडक्शन। इनमें बहुत इंटेंसिवली यूज होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम आयंस का। अब बात आ जाती है ग्रुप 1 एलिमेंट या जिनको एल्काली मेटल्स कहते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो सारे के सारे एल्काली मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS1 होता है। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत जल्दी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसी के कारण ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का देख लीजिए। अब बात आ जाती है एटॉमिक या आयनिक रेडियस की। देखिए, द एल्काली मेटल्स एटम्स हैव लार्जेस्ट साइजेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज कभी कंपेयर की जाए तो वो लिथियम या जो एल्काली मेटल्स है उनकी होती है। बशर्ते हमें नोबल गैस को कंसिडर नहीं किया गया है, या जिसको बात करते हैं वेंडल वॉल रेडियस की। यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं हम कोवेलेंट रेडियस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब बात आ जाती है द मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्यों? कारण होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा हाई होगा जो एटम की साइज है उतनी कम हो जाती है, यानी जो मोनोवेलेंट होता है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है आयन का। इसी के कारण उनकी जो साइज होती है वो पेरेंट एटम से स्मॉल होती है। और डाउन द ग्रुप जाने पे जो एल्काली मेटल्स होते हैं उनकी साइज इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। देखिए, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडरेबली अदर मेंबर ऑफ द पीरियड एक सेम पीरियड में लो होती है, इवन सबसे लो होती है। एंड इसी के कारण देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे लिथियम से सीजियम तक जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही करेगी। उसका कारण क्या होता है कि इंक्रीजिंग साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देती है, जीरो कर देती है, और इसके कारण जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात आ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी की। तो देखिए, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन आयनिक साइजेस। जितनी ज़्यादा आयनिक साइजेस बढ़ती जाएगी उतना हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, एंथैल्पी कम होती जाएगी। जैसे जो लिथियम है उसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और सबसे कम सीजियम की होती है। लिथियम की मैक्सिमम होती है। कारण इसी के कारण जो लिथियम सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे लिथियम LiCl.2H2। अब बात आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं, वेट भी इनका कम ही होता है। वहीं डेंसिटी इसकी बात कर ले तो लो होता है, लो ही होती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है। बट एक्सेप्शन होता है
ये एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। पोटेशियम का जो पोटेशियम है इज़ लाइटर देन सोडियम, यानी जो डेंसिटी वो कम होती है पोटेशियम की सोडियम से। अब बात आ जाती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। कारण क्या होता है? वीक मेटालिक बॉन्डिंग, जो मेटल्स होते हैं उनमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इसी के कारण इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा भी होती है। ये भी एक एक पॉइंट है। अब बात है कि जब एल्काली मेटल्स को और उनके जो सॉल्ट है उनको एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। और ये कारण क्या होता है कि जब फ्लेम होती है तो फ्लेम की जो एनर्जी के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल में। अब जब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, और वो एनर्जी वेवलेंथ, विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ होती है उसके करस्पॉन्डिंग होती है, और इसके कारण ये कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑब्टेन होता है। जैसे लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वायलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है, सीजियम का ब्लू। और इसी के कारण जो एल्काली मेटल को डिटेक्ट किया जाता है फ्लेम टेस्ट से, वही डिटरमाइन किया जाता है फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब बात आ जाती है आगे। देखिए, जो जैसे मान लीजिए कोई एल्काली मेटल है तो उस पर लाइट रेडिएशन गिरा, लाइट की बात करें, लाइट रेडिएशन गिरा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसकी, ये सबसे ज़्यादा होती है सीजियम में, पोटेशियम में। इसके कारण जो सीजियम में पोटेशियम होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होते हैं। अब बात आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो एल्काली मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, और उसका कारण होता है उनकी लार्ज साइज और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी वो ज़्यादा हो जाती है, और ये डाउन द ग्रुप जाने पे जो रिएक्टिविटी है और इंक्रीज ही होती जाती है। अब सबसे पहले रिएक्टिविटी विद एयर देख लेते हैं। देखिए, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे मॉइस्चर है, एयर के साथ रिएक्ट करके, जैसे ड्राई एयर की बात करें तो वहाँ ऑक्साइड बना लेता है। आपको वहीं पे कभी मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब जो ये होते हैं ऑक्साइड होते हैं वो बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, जो हाइड्रोक्साइड वो बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अब जैसे तो लिथियम है वो मोनोक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, और बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसका कारण हम जानेंगे कि ये सुपर ऑक्साइड बनाते क्यों हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड, और बाकी के जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड। अब देखिए, लिथियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, तो जिससे लिथियम नाइट्राइड बनता है। वहीं ये इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। देखिए, जो एल्काली मेटल्स होती है उनकी हाई रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स एयर या वाटर। इसके कारण इनको केरोसिन वाटर में रखना, केरोसिन ऑयल होता है उसमें रखना पड़ता है ताकि ये रिएक्ट ना करे, ये स्टेबल फॉर्म में रहे। अब बात आ जाती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2 क्या होती है। देखिए, KO2 में जो ये सुपर ऑक्साइड है, अब जब सुपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, O2 माइनस, ये उनका फॉर्मूला, ये O2 माइनस या नेगेटिव चार्ज होता है। जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज होता है पोटेशियम पे, बिकॉज जो KO2 है वो एक न्यूट्रल एटम है। इसके कारण जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पोटेशियम की इसमें। अब बात आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की। तो देखिए, वाटर से रिएक्ट करके एल्काली मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और डाइहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन भी देंगे अलग से। अब बात आ जाती है जो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली जाए तो सबसे मोस्ट नेगेटिव होता है। उसका कारण होता है उसकी स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसके कारण जो ये इसका जो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसकी बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। अब बात आ जाती है अदर मेटल्स की, तो वो वाटर से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे, बिकॉज उनकी जो जब रिएक्ट करते हैं एल्काली मेटल वाटर से तो विग्रस रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी बहुत रिलीज होती है। अब बात आ जाती है रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। तो जब डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, एल्काली मेटल्स हाइड्राइड ही फॉर्म करते हैं। एंड वो जो एल्काली मेटल्स होते हैं उनकी जो हाइड्राइड्स होती है उनका नेचर आयनिक नेचर होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब बात आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात कर लेते हैं। तो जो हैलोजन होते हैं, जो एल्काली मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वीगरसली विथ हैलोजन और फॉर्म करते हैं आयनिक हैलाइड्स। अब लिथियम की बात कर लेते हैं तो लिथियम हैलाइड वो होता है कोवलेंट नेचर होता है, और उसका कारण क्या होता है कि उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो भी
जो भी हेलोजन होता है तो उससे जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी मेटल आयन की उतना ज़्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन हेलोजन से या जिसमें एनायन से इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्ट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसे डिस्टोर्ट करना वैसे इसके कारण लिथियम कोवलेंट नेचर का हो जाता है। अब बात आती है लिथियम के हाइड्रोजन की बात करते हैं, हेलाइड लिथियम हेलाइड की बात कर लीजिए। अब बात आ जाती है रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। तो जो एल्काली मेटल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड द सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि रिड्यूसिंग वैसे भी एल्काली नेचर जो एल्काली मेटल्स होते हैं वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव SRP जो होता है वो लिथियम का होता है और इसके कारण वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का एक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वहीं सोडियम एक पर्टिकुलर एल्काली ग्रुप की बात कर ली जाए तो एल्काली मेटल्स में सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर होता है तो सोडियम का होता है। अब बात आ जाती है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल, वो रिड्यूसिंग पावर पे ही माना जाता है कि रिड्यूसिंग पावर जितनी अच्छी उतना ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। अब बात आ जाती है विद द स्मॉल साइज ऑफ आयन लिथियम हैज़ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। एक तो स्मॉल साइज होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है और ये दोनों जो फैक्टर्स है ये अकाउंट करते हैं हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसके कारण ही ज़्यादा हाई नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसी के कारण जो लिथियम होता है वो हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब जैसे यहाँ प्रॉब्लम दे रखा है और इसमें बताया गया कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पता ही है। देखिए जिसका SRP जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें देख लीजिए, देखिए लिथियम का सबसे नेगेटिव होगा वो जो क्लोरीन है उसका सबसे पॉजिटिव होगा, उसके हिसाब से आप पता कर लीजिए। यहाँ आंसर दे रखा है सॉल्यूशन में। अब बात आ जाती है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया में देखिए जो एल्काली मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होकर डीप ब्लू का सॉल्यूशन देते हैं जो कि कंडक्टिंग नेचर होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब करते विजिबल रीजन में और इम्पार्ट करते ब्लू कलर का। वहीं आप बात आ जाते जो अब यहाँ से ऐसी बात आ जाती है। देखिए अब क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेन करते हैं इसको वैसे वैसे हाइड्रोजन लिबरेट करता है और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फॉर्मेशन। अमाइड बना लेते मेटल अमाइड बन जाता है। वहीं जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है और बाद में ये डायमैग्नेटिक होता जाता है। अब यहाँ से यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस में देखिए लिथियम का यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। वहीं हम बात कर लेते हैं लिथियम लिक्विड सोडियम मेटल की, तो वो एज ए कूलेंट यूज़ होता है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब बात आ जाती है कुछ सीजियम की, तो सीजियम यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। अब बात आ जाती है आगे नया टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्काली मेटल्स। अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की, तो पहले बताया था लिथियम मोनोक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा एंड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? देखिए क्या होता है जैसे सुपर ऑक्साइड जैसे मेटल के डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगी तो वो जो मेटल होता है वो स्टेबलाइज कर देता है एनायन को और उसका जो चार्ज होता है उसको स्टेबलाइज कर देता है लार्ज साइज ऑफ कैटायन। अब बात आ जाती है दीज ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज, और जो भी ये ऑक्साइड है इनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत इजीली वाटर से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। एंड द ऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस। और जो ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड है देखिए क्या होता है MOT में हमने देखा था कि ऑक्साइड का जो ऑक्साइड O-2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन E1 इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक, वहीं पेरोक्साइड में भी E1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण डायमैग्नेटिक। वहीं जब सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं सुपर ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये MOT में जब आप बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो π2p ऑर्बिटल में चला जाता है, उसके कारण इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वो π2p ऑर्बिटल में चला जाता है। अब बात आ जाती है एल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और जैसे वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व करेंगे। अब बात आ जाती है हेलाइड्स की। देखिए आयनिक हेलाइड्स होते हैं एल्काली मेटल्स के, वो आयनिक नेचर के होते हैं और इनकी है ना हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है लाइक फ्लोराइड की। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। अब यहाँ पे मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट में देखिए जो मेटल फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यहाँ से मेटल फ्लोराइड
या मेटल क्लोराइड या मेटल ब्रोमाइड की बात कर ले तो वो डाउन द ग्रुप जाने पे जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। ऑल दिस हेलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जितने भी हेलाइड्स आयनिक नेचर होता है तो सोल्यूबल होंगे ही सही। द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF इज इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एंथैल्पी। और लिथियम फ्लोराइड की जो हाई एनर्जी होती है, जो हाई लेटिस एनर्जी होती है, उसके कारण वो वाटर में कम सोल्यूबल होता है। वहीं जो सीजियम आयोडाइड है वो स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण लो सोल्यूबल होता है, ये भी एक कारण होता है। सीजियम का होता है स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी और लिथियम का होता है हाई लेटिस एनर्जी के कारण। दोनों के कारण अलग है, रिजल्ट सेम है। अब बात आ जाती है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच इन द टू द सेम ग्रुप। सिंपल भाषा में समझे कि एक जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम पे यहीं एक ही सेंट्रल एटम पे ऑक्सीजन भी और एक ही सेंट्रल एटम पे हाइड्रोक्सिल भी, OH भी है। यही बात जैसे H2CO3 या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में यही बात करी गई। और जो एल्काली मेटल्स होते हैं जो वो सोल्ट्स बनाते हैं, हर सारी की सारी ऑक्सो एसिड्स के साथ वो सोल्ट्स बना लेते हैं। अब बात आती है एज द जो ये ऑक्सो एसिड्स के सोल्ट्स वो भी बहुत स्टेबल होते हैं, थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं। एंड जैसे M2CO3 कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात कर लीजिए, वो हाईली स्टेबल होते हैं। एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जानते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ये बात एक आपको समझने की होती है कि जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की इंक्रीज हो जाएगी। एंड देखिए लिथियम होता है, लिथियम क्या होता है, लिथियम बहुत छोटा होता है, साइज छोटी हो जाने के कारण उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है। इसके कारण क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है उससे वो कार्बोनेट को, जो कार्बोनेट आयन होता है उसको ये क्या करता है कि डिस्टोर्ट करता है या इससे के पोलराइज कर देता है। वो पोलराइज के कारण ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो लिथियम बाइकार्बोनेट तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट होगा ही नहीं। अब बात आ जाती है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम की। तो लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए। अब बात आ जाती है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम की। तो देखिए लिथियम एनामोलस प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर के कारण। एक तो स्मॉल साइज होती है और दूसरा हाई पोलराइजिंग पावर, इन दोनों के कारण। वहीं तीसरी एक और बात होती है कि जो लिथियम होता है मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ये 3 एनामोलस प्रॉपर्टीज होती है लिथियम की। अब बात आ जाती है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम और अदर एल्काली मेटल। अब लिथियम और अदर एल्काली मेटल्स में क्या डिफरेंस, पहला कि लिथियम हार्डर होता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अदर एल्काली मेटल से ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। वहीं दूसरी बात, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सारे एल्काली मेटल्स में। वहीं ये लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, वहीं नाइट्राइड से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है और नाइट्राइड से रिएक्शन करके ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है। अब आ जाते हैं जो LiCl है वो डिलिक्वेशन है। डिलिक्वेशन मतलब एटमॉस्फेयर से बहुत आसानी से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्रेट, और हाइड्रेट की तरह क्रिस्टलाइज होता है LiCl2H2। वहीं जो मेटल क्लोराइड्स है वो हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते। चौथी बात, जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो ऑब्टेन नहीं हो पाता है सोडियम में। बाकी जो अदर मेटल्स होते हैं उनके सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बात आ जाती है 5वां पॉइंट, लिथियम अनलाइक अदर एल्काली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। यानी जो लिथियम है वो इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करता इथाइन से रिएक्शन करने के बाद, जबकि अदर मेटल्स करते हैं। एंड अब यहाँ पे से एक और बात, जो लिथियम नाइट्रेट है वो हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड देगा, वहीं जो अदर एल्काली मेटल्स है वो डिकम्पोज करने पे लिथियम नाइट्राइड देंगे, या माफ़ कीजिएगा मेटल नाइट्राइड देंगे। अब यहीं पे जैसे LiF और LiO2 की बात कर लेते हैं तो ये कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल फ्लोराइड या ऑक्साइड्स के। अब कुछ सिमिलरिटीज बिटवीन
लिथियम में मैग्नीशियम की बात कर ले जाए तो देखिए सिमिलैरिटीज़ होती है एटॉमिक रेडियस में या साइजेस में। दूसरी सिमिलैरिटी यहाँ पे बात कर लीजिए थे कि जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो स्लो होती है दोनों के, लिथियम और मैग्नीशियम की। दोनों ही नाइट्राइट फॉर्मेशन करते हैं, लिथियम नाइट्राइट मैग्नीशियम नाइट्राइट बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, डायरेक्ट कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन से। वहीं जो ऑक्साइड और जो लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कंबाइन नहीं करते एक्सेस ऑक्सीजन से टू गिव सुपर ऑक्साइड, यानी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते। आगे जो कार्बोनेट ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम है वो आसानी से डिकम्पोज कर दिया जाता है हीटिंग पे, यानी हीटिंग पे जो कार्बोनेट ऑफ लिथियम या मैग्नीशियम है वो बहुत आसानी से टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एंड जो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोनों के नहीं बनते। अब बात आ जाती है जो लिथियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो इथेनॉल में सोल्यूबल होते हैं। वहीं लिथियम या मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो डिलिक्विसेंट है, डिलिक्विसेंट का मतलब मैंने बता दिया, और क्रिस्टलाइज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में जिससे उनके हाइड्रेट्स बनते हैं। बाकी अदर मेटल्स हाइड्रेट्स नहीं बनाते, ये पहले भी बता दिया। हाइड्रेट्स बनाते कौन से, लिथियम LiCl.2H2 एंड MgScl.8H2, ये इन दोनों के हाइड्रेट्स होते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।